हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने बादल जो सुविधानंद पंत द्वारा लिखी गई कविता है उसे पढ़ रहे हैं और उसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, करते हमने वायु विहार। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। व्योम विपिन में वसंत सा खिलता नव पल्लवित प्रभात, बरते हम तब अनिल स्रोत में गिर तमाल तमके से पार। यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी ने उन्हें प्रातःकालीन सूर्योदय की आभा और बादलों की सुंदर छटा का यहाँ चित्रण किया है। यहाँ पर पंत जी ने बादलों के माध्यम से कहते हैं कि जब आकाश रूपी वन में प्रभात रूपी वसंत खिलता है तो सर्वत्र जो है वो लालिमा छा जाती है, सारा वातावरण जो है वो लालिमा युक्त हो जाता है। जैसे कि प्रत्येक वृक्ष और लता पर लाल कोमल पत्ते ये आ जाते हैं, ऐसा लगता है। मतलब जितने भी पत्ते हैं वो लालिमा से युक्त होने के कारण ऐसे लगते हैं जैसे कि नए नए खिले हैं। वो कह रहे हैं कि प्रातःकाल में सूर्य की लाल किरणों के कारण संपूर्ण प्रकृति जो है वो लालिमा युक्त हो जाती है और तब बादल जो है वो प्रातःकालीन बहती वायु धारा में अंधकार रूपी तमाल के पत्तों के समान गिरते हुए दिखाई देते हैं। मतलब क्या है यहाँ पर कि जिस प्रकार वसंत ऋतु के आने पर वन की लताओं और वृक्षों में लाल लाल कोमल पत्ते फूटने लगते हैं, यहाँ पर क्या है कि प्रातःकाल को उन्होंने वसंत ऋतु का यहाँ पे चित्रण किया है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार वसंत आता है उस और सारे जो वृक्ष हैं उसमें वन और लता हैं उसमें नए नए कोमल कोमल पत्ते दिखाई देते हैं। नए कोमल पत्ते क्या है कि थोड़े से लाल से होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट से दिखाई देते हैं। और जब सूरज उगता है, प्रातःकालीन जब सूर्य उगता है तो उसकी जो लालिमा युक्त किरणें हैं उससे सारी वृक्ष और लताओं के पत्ते जो है वो लाल दिखाई देते हैं। इसलिए इन्होंने कहा है कि प्रातःकालीन वसंत जब खिलता है तो सभी जो वृक्ष हैं, यहाँ पे ये है ना व्योम विपिन में, व्योम मतलब आकाश और विपिन मतलब वन, या आकाश रूपी वन में जब वसंत सा खिलता नव पल्लवित प्रभात की वसंत रूपी जब प्रातःकाल होता है तब सभी जो वृक्ष और लताएं हैं उनमें ये नए पल्लवित नए खिले हुए पत्ते आ जाते हैं। तो इसीलिए और जो बादल हैं वो तमाल के पत्तों की तरह काले पड़कर हवा में फहराते हुए गिरने लगते हैं। कहते हैं कि प्रातःकाल होने पर आकाश में लालिमा के युक्त में नए कोमल पत्ते से फूटने लगते हैं और लालिमा के दिखाई देते ही संसार को ज्ञात हो जाता है कि बस प्रातःकाल हो गया। समझो, प्रातःकाल होते ही अंधेरा छटने लगता है और तब ऐसा लगता है कि वह प्रातः बहने वाली वायु के साथ तमाल के काले पत्तों की तरह कहीं उड़ा जा रहा है। कौन उड़ा जा रहा है? बादल के बढ़ते हम तब अनिल स्रोत, अनिल मतलब वायु, स्रोत वायु की जो स्रोत है उससे उसके साथ तमाल के पत्तों के समान ही, जैसे तमाल के पत्ते प्रातःकाल होने पर काले होकर गिरने लगते हैं, उसी प्रकार जो बादल हैं प्रातःकाल होने पर वो तमाल के पत्तों के समान उड़ते हुए वायु में उड़ते हुए दिखाई देते हैं कि कहीं जा रहे हैं, उड़े जा रहे हैं। ऐसे ही बादल भी जो है बादल भी होते हैं। जब बादल छाए होते हैं आकाश में और प्रातःकाल होता है तो बादलों की छवि भी जो है वो लालिमा युक्त हो जाती है। जब सूर्य की किरणों की लालिमा समाप्त हो जाती है तो किरणों के कारण जो बादलों की लालिमा और कालिमा जो है वो जो भी उसमें रंग आता है वो किरणों की वजह से आता है, सूर्य की किरणों की वजह से, तो वो रंग जो है वो समाप्त हो जाता है और फिर से वो उन्हें श्वेत रंग धारण कर लेते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। और प्रातःकाल की वायु के साथ उड़ते हुए बादल ऐसे लगते हैं जैसे तमाल के काले पत्ते जो है वो आकाश से टूटकर वायु के साथ उड़े चले जा रहे हैं। आकाश से टूटने का मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पर उन्होंने आकाश रूपी वन की बात की। उससे पहली लाइन में व्योम विपिन, तो आकाश रूपी वन से जो है वो टूटकर वायु के साथ उड़े चले जा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। उद्यांचल में बाल हंस फिर उड़ता अंबर में अवदात, फैल स्वर्ण पंखों में हम भी करते द्रुत मारुत से बात। यहाँ पर बादल कहते हैं कि उद्यांचल से जब प्रातःकाल में सूर्य उदित होता है और चमकता हुआ आकाश में उड़ता है तब हम भी अपने सुनहरे पंखों को फैलाकर तेज हवा से बातें करने लगते हैं। कौन बातें करते हैं? बादल। कि जब सूरज की किरणें बादल में पड़ती हैं तो वो कैसे लगते हैं? सुनहरे पंखों के हंसों के समान लगते हैं। तो वो क्या यहीं पे यही बात कह रहे हैं कि जब प्रातःकाल सूर्य उदित होता है और चमकता हुआ आकाश में आता है तब हम यानी कि बादल भी जो है वो सुनहरे पंखों को फैलाकर तेज हवा से बातें करने लगते हैं। सूर्य को यहाँ पर बालहंस कहा गया है। उद्यांचल में बालहंस फिर
उड़ता अंबर में अवधा, जब वो उदयांचल में हंस रूपी जो सूरज है वो उगता है और फिर अंबर में उड़ जाता है तो उसकी किरणों से फैल स्वर्ण पंखों से हम भी, उसकी किरणों से जो है हम यानी कि बादल भी जो हैं वो स्वर्ण पंखों की तरह अपने पंखों को फैलाकर, स्वर्ण पंखों को फैलाकर तेज हवा करते द्रुत मारुत से बात की तेज हवा से बातें करने लगते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सूर्य उदयांचल में धीरे धीरे स्वच्छ आकाश में उसी प्रकार ऊपर उठता है जिस प्रकार हंस का बच्चा पर्वत से आकाश में उड़ान भरता है। सूर्य में को आकाश में उड़ता हुआ बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड लाइन में उड़ता अंबर में अवधा, तो यहाँ पे उड़ता हुआ बताया गया है। तो उड़ते हुए बादलों के टुकड़े जब सूर्य के सामने से निकलते हैं तो सूर्य जो है वो उड़ता हुआ प्रतीत होता है और सूर्यदेव के साथ ही सूर्य की सुनहरी किरणों के प्रभाव के कारण बादल भी जो है वो सुनहरी छवि धारण कर लेते हैं। तब लगता है कि बादलों ने उड़ने के लिए अपने सुनहरे पंख खोल दिए हैं। बादल आकाश में वायु के साथ उसी की गति के साथ उड़ रहे हैं, क्योंकि जैसे तेज हवा जिस गति से चलेगी बादल भी उसी हवा के साथ उड़ते हुए दिखाई देंगे। तो जिससे लगता है कि वे मानो वायु के साथ दौड़ लगाते तेज गति से उड़ रहे हैं और उससे आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि वसंतकालीन वन और प्रातःकालीन आकाश में छाए बादलों की छवि में यहाँ पर इन्होंने अद्भुत उदाहरण यहाँ पे पंत जी ने पेश किया है और ये जो है उनकी उत्तम कल्पना शक्ति का द्योतक है। तमाल के काले पत्ते और बादलों की अंधकार से उपमा देना बहुत ही सुंदर लगता है, यहाँ पे इन्होंने उपमा दी है। और साथ ही अलंकार जो इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, अनुप्रास तो है ही पूरे में, रूपक, उपमा और श्लेष भी है। तो आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे संशय से उठ, बढ़ अपयश से शीर्घ अछोर, नभ के उर में उमड़ मोह से, फैल लालसा से निशी भोर। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बादल कह रहे हैं कि धीरे धीरे जो है वो बादल आगे कहते हैं कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति के मन में जब संदेह अथवा शंका जो है वो धीरे धीरे उत्पन्न होकर बढ़ने लगती है, जब किसी को किसी चीज़ के लिए शंका होती है या संदेह होता है तो धीरे धीरे होता है, पहले थोड़ा सा होता है, फिर धीरे धीरे उसकी जो तीव्रता है वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति के मन में जब संदेह उत्पन्न होता है तो वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तो वह उसके संपूर्ण व्यक्ति पर एक टाइम पे संपूर्ण व्यक्ति पर छा जाती है, तो वह अपयश के रूप में चारों ओर दूर दूर तक सारे संसार में फैल जाती है। धीरे धीरे संशय से उठ, बढ़ अपयश से शीर्घ अछोर, कि अपयश के रूप में सारे संसार में वो छा जाती है। और उसी प्रकार हम भी जो है यानी कि बादल जो है वो समुद्र से आकाश की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। यहाँ पे संशय और बादल की यहाँ पे समानता पेश की गई है। कहा गया है कि हम भी संदेह की तरह समुद्र में से आकाश की ओर धीरे धीरे उड़ते हैं। जिस प्रकार संदेह धीरे धीरे उड़ता है उसी प्रकार हम भी आकाश की ओर धीरे धीरे उड़ते हैं। और उसके पश्चात जिस प्रकार किसी व्यक्ति का अपयश बहुत शीघ्रता से सर्वत्र फैल जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अपयश है बहुत जल्दी वायु के वेग के साथ फैलता है, उसी प्रकार हम भी आकाश में ऊपर उठने के पश्चात तीव्र गति से संपूर्ण आकाश में फैल जाते हैं। तो जिस प्रकार किसी व्यक्ति में जब मोह उत्पन्न होता है तो उसकी संपूर्ण चेतना समाप्त हो जाती है। नभ के उर में उमड़ मोह से, फैल लालसा से निशी भोर। यहाँ पे अब मोह की बात हो रही है। ये ऊपर की 2 लाइन में इन्होंने संशय को उदाहरण बनाया था, अब वो मोह की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति को मोह उत्पन्न होता है तो उसकी जो संपूर्ण चेतना है वो समाप्त हो जाती है, उसे भले बुरे का ज्ञान भी नहीं होता। और उसी प्रकार हम भी आकाश में सर्वत्र फैलकर उसे ढक लेते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति की लालसा दिन रात दिन शक्तिशाली होती जाती है, उसी प्रकार हम भी दिन रात आकाश में फैले रहते हैं। फैल लालसा से निशी भोर, नभ के उर में उमड़ मोह से, नभ में जिस प्रकार से चारों ओर उमड़ते हैं उसे चारों तरफ से ढक लेते हैं। जिस प्रकार से मोह जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूरी तरह से ढक लेता है, उसी प्रकार बादल भी जो है वो आकाश को ढक लेते हैं। और फैल लालसा से निशी भोर, और रात दिन जो है वो लालसा, जैसे लालसा रात दिन बढ़ती है उसी प्रकार लालसा के समान ही हम भी जो है वो बादल जो है वो दिन रात बढ़ते रहते हैं। इंद्र चाप से व्योम भ्रकटी पर, लटक मौन चिंता से घोर, घोष भरे विप्लव भय से हम छा जाते दुख चारों ओर। जिस प्रकार व्यक्ति की चिंता उसकी आँखों या बाहों में उतर जाती है, अर्थात जब कोई व्यक्ति चिंतित होता है तो उसकी जो चिंता है वो आँखों में या बाहों में दिखाई देती है।
यानी कि भ्रुकुटियाँ जो हैं वो गंभीर चिंतन के कारण थोड़ी सी टेढ़ी हुई सी दिखाई देने लगती हैं। उसी प्रकार हम जो है आकाश के इंद्रधनुष भों पर लटके हुए दिखाई देते हैं। तो इंद्रचापसी व्योम भ्रुकुटी पर इंद्रचाप को जो है इसे इंद्रधनुष को जो है इन्होंने भ्रुकुटियाँ बताया है। और भ्रुकुटियाँ किसकी? आकाश की भ्रुकुटियाँ बताई हुई है यहाँ पर। है कि इंद्रचाप से व्योम भ्रुकुटी पर लटक मौन चिंता से घोर। जिस प्रकार चिंता के समान हम भी, यानी कि बादल जो है वो इंद्रधनुष रूपी जो आकाश की भ्रुकुटी है उस पर लटके रहते हैं। और घोष भरे विप्लव भय से हम छा जाते दूर चारों ओर। तो जिस प्रकार विद्रोह के भय से लोग शोर मचाते हुए चारों ओर शीघ्रता से फैल जाते हैं, उसी प्रकार विद्रोह के समान गर्जना करते हुए हम भी शीघ्रता से सर्वत्र फैल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि व्यक्ति की चिंता और उसके मनोरम जो चिंता और बादल का बहुत ही अच्छा यहाँ पे मनोरम चित्रण किया है पंत जी ने। और यहाँ पे इनके छायावादी रूप के दर्शन होते हैं। साथ ही यहाँ पर बादल को उसकी गतिविधि को संशय, मोह, अपयश और लालसा जैसी अमूर्त भावनाओं की उपमा देकर उन्होंने यहाँ पे चित्रित किया है। तो भाषा इनकी सिद्ध साहित्य खड़ी बोली है। अलंकार इनमें इन्होंने अनुप्रास, उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक और मानवीकरण का चित्रण किया है, क्योंकि यहाँ पे उन्हें भावनाओं को इन्होंने यहाँ पे बादल का रूप लिया है। और साथ ही चिंता से इंद्रधनुष की बोल लटक जाने और विप्लव भय से भयभीत होने के मानवीय कार्यकलापों का आरोप जो है वो बादल पे किया है, इसलिए यहाँ पर मानवीयकरण है। तो आज के लिए इतना ही। आगे के जो इसके पैराग्राफ हैं वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।